हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कोची आइलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अभी तक वीडियो लेक्चर नंबर 1 और 2 दो और वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो यहाँ पर कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो कोची आइलर होती है, एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लास्ट लेक्चर में जो भी डिस्कस किया था, जो यहाँ पर यूज़ होने वाला है, जिससे कि आपको जल्दी से समझ में आए। तो कोची आइलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होंगी भाई? वो जो इस फॉर्म में हो। इस फॉर्म को डिटेल में ना जाकर मैं क्लियरली बता देता हूँ, इसके सिम्टम्स देखते ही कैसे पता लगेंगे भाई। हर टर्म में जितनी एक्स की पावर उतने टाइम डेरिवेटिव प्रोडक्ट में दिखना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर एन है तो एन टाइम डेरिवेटिव इन टू में है। फिर नेक्स्ट टर्म में एक्स की पावर एन माइनस वन है तो एन माइनस वन टाइम ही डेरिवेटिव इन टू में है। जितनी एक्स की पावर है उतनी टाइम डेरिवेटिव इनटू में होना चाहिए हर टर्म में, एक भी जगह फेल नहीं होना चाहिए। अगर ये पैटर्न हर टर्म में फॉलो हो रहा है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कोची आइलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसको सॉल्व करने के वर्किंग स्टेप्स हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले तो x को e की पावर z से रिप्लेस कर देंगे। जहाँ भी x होगा उसे पुट कर देंगे e की पावर z, या दोनों तरफ का लॉग ले तो log x इज इक्वल टू बनेगा z। तो यहाँ पर जहाँ भी x है उसे e की पावर z से रिप्लेस करेंगे, कहीं log x है तो उसे z से रिप्लेस कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा डेरिवेटिव ऑपरेटर है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वो रिप्लेस हो जाएगा डी वाई में, कैपिटल डी वाई में। और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा डी कैपिटल इंटू डी माइनस वन वाई से। और ऐसे ही एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये डी माइनस वन डी माइनस टू वाई से। तो ये सारे रिप्लेसमेंट उठाकर हम जो गिवन इक्वेशन है उसमें रख देंगे। ध्यान रहे यहाँ डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड को। तो जैसे ही ये वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू यूज़ करते ही डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। उसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या निकालते हुए? सी एफ और पी आई। तो जैसे ही हम सी एफ और पी आई निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये विशेष बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है जहाँ गलती होती है कि सी एफ और पी आई की वैल्यू जब निकालें तो ये इन टर्म्स ऑफ जेड दिखनी है, क्योंकि इस बार डेरिवेटिव डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड को। दैट मीन्स अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जेड है, तो इसलिए सी एफ और पी आई की वैल्यू जेड में आएगी। जो भी फार्मूले सी एफ पी आई के पढ़े अभी तक एक्स में पढ़े थे, उनमें एक्स की जगह पर जेड आएगा। और फिर उसके बाद वाई निकल आएगा सी एफ और पी आई को ऐड करके। फिर फाइनल आंसर चाहिए तो हमें फाइनल आंसर, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन वाई और एक्स में थी, फाइनल आंसर भी वाई और एक्स में चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो जेड में से वापस वाई एक्स में कन्वर्ट करने के लिए ई की पावर जेड को वापस रख देंगे क्या? एक्स, और जेड को log एक्स। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें कहा गया है सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू साइन लॉग एक्स। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में आपको स्लोगन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और एक इक्वेशन लिखी हुई दे देगा। नहीं बताएगा ये कोची आइलर है, लीजेंडर है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, वेरिएबल कोएफिशिएंट है, साइमल्टेनियस है, क्योंकि हर एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड अलग अलग हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर पहचानना आना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो वो आपको देखकर पहचानना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हर टर्म में जितनी एक्स की पावर यहाँ पर 2 है उतने टाइम डेरिवेटिव हर टर्म में दिख रहा है। यहाँ पावर 2 है तो 2 टाइम डेरिवेटिव इन 2 में, पावर एक्स की 1 है तो 1 टाइम डेरिवेटिव है। यहाँ एक्स की पावर 0 है ही नहीं, तो डेरिवेटिव भी 0 टाइम है, यानी कि डिफरेंशिएशन नहीं। तो हर टर्म में पैटर्न फॉलो हो तो वो कोची आइलर होता है। तो ये कोची आइलर है। उसको सॉल्व करने के अभी स्टेप डिस्कस किए थे। आपको एक्स ई की पावर जेड से रिप्लेस करना होगा, और दोनों तरफ का लॉग लेंगे तो log एक्स को रिप्लेस करना होगा किससे? जेड से। ये यूज़ करने के बाद एक्स डी वाई बाई डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा डी वाई से, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी डी माइनस वन वाई से। तो ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगी? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये यूज़ करने के बाद क्या बन जाएगी भाई? इसकी जगह पर तो हमें रखना है डी इंटू डी माइनस वन वाई। इसकी जगह पर क्या रखना है? इसकी जगह पर हमने रखना है डी वाई और प्लस वाई, और log एक्स को क्या रिप्लेस करना है? जेड। तो ये साइन जेड आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, बच्चे ये भी गलती करते हैं, राइट साइड वाली जो टर्म है एक्स उसे एक्स में ही छोड़ देते हैं। ये एक्स में नहीं छोड़ना भाई, डेरिवेटिव ऑपरेटर डी जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जैसे ही यहाँ पर लेफ्ट साइड डी लिखा है, यानी कि डेरिवेटिव ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ जेड लिखा है, तो राइट साइड भी एक्स में नहीं होनी चाहिए, वो भी जेड में होनी चाहिए। अगर जेड में नहीं रखा, एक्स में रखा, तो सी एफ और पी आई के रूल बदल जाएंगे। मीन्स फिर ये फंक्शन जेड साइड से नहीं होगा, log एक्स इन log एक्स हो जाएगा और पी आई गलत निकलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस वन वाई इज इक्वल टू जेड साइन जेड, ये वैल्यू। अब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सी एफ चाहिए होगा, और उसके लिए चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने पढ़ा था कि कैसे बनती है? डी को एम से रिप्लेस कर देते हैं, वाई को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, और राइट हैंड साइड में भले ही कुछ भी हो उसे इससे रिप्लेस कर देते हैं 0 से।
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एम स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा -1, और यहाँ से m की वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट, तो प्लस माइनस रूट ऑफ -1, और रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा। जब भी आयोटा दिखे तो आपको रूट्स जो भी निकल कर आए हैं उसे अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा से कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर कंपेयर करें, अल्फ़ा यानी कि रियल पार्ट तो हो गया 0, और बीटा यानी कि आयोटा का कोफिशिएंट कितना हो गया यहाँ पर 1, तो अल्फ़ा और बीटा निकल गया। अब हम CF निकाल लेंगे। CF का फार्मूला क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रूट अगर अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में है तो हमने पढ़ा था e की पावर अल्फ़ा जेड C1 कॉस बीटा जेड प्लस C2 साइन बीटा जेड। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखें, तो अल्फ़ा तो 0 है तो ये आ जाएगा e की पावर 0, C1 बीटा की वैल्यू 1 है तो C1 कॉस जेड प्लस C2 साइन जेड, और e की पावर 0 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा CF कितना आ गया, C1 कॉस जेड प्लस C2 साइन जेड। ये यहाँ पर रिक्वायर्ड CF हो जाएगा। अब हम इसका PI सॉल्व कर लेते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो PI पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला क्या था, 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑपरेटर इनटू राइट साइड टर्म। राइट साइड टर्म हमारी है जेड साइन जेड। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने केस पढ़ा था, हमने पढ़ा था PI का केस, वीडियो लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर नंबर 10 में, कि अगर कोई भी फंक्शन 1 अपॉन FD इंटू जेड की पावर n इंटू साइन जेड हो, या जेड की पावर n इंटू कॉस जेड हो, तो उसको सिंप्लीफाई करने का रूल होता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम, साइन है तो इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, कॉस है तो रियल पार्ट। तो यहाँ साइन है तो इसे हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 जेड इंटू साइन जेड की जगह पर हम लिखेंगे कॉस जेड प्लस आई साइन जेड। ठीक है, साइन 2z होता तो लिखते हैं कॉस 2z प्लस आई साइन 2z। साइन AZ होता तो कॉस AZ प्लस आई साइन AZ। लिखना पूरा है, कॉस प्लस आई साइन पूरा लिखना है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। पर अगर क्वेश्चन में साइन है तो इसका इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे, अगर यहाँ कॉस होता तो इसका रियल पार्ट लिख देते। तो ये हमने मेथड डिस्कस किया था। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये बनेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1, और इसको हम आइलर फार्मूला पढ़ा है हमने, ये रिजल्ट कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इसके इक्वल होता है आइलर फार्मूले से e की पावर आई थीटा के। ट्रिग्नोमेट्री का आइलर फार्मूला है इसकी हेल्प से। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर जेड है तो इसे हम e की पावर आई जेड लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या होगा, इसमें हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये जो हमने दो की प्रोडक्ट का फार्मूला पढ़ा है सिर्फ e की पावर ax इंटू वी का पढ़ा है, e की पावर ax इंटू वी का। तो यहाँ e की पावर एक टर्म होना जरूरी था प्रोडक्ट में, तो वो नहीं था, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक था, एक एल्जेब्रिक था। तो इसलिए हमने क्या किया, इसे e की पावर बनाने के लिए इसे कॉस जेड प्लस आई जेड का इमेजिनरी पार्ट लिखा, जिससे कि e की पावर बन जाए। अब e की पावर ax इंटू वी वाला केस बन गया, तो उसके लिए हमने PI का रूल पढ़ा था, ई अगर दिखाई दे तो दिमाग में आना चाहिए ई का है, तो ई को निकाल कर हमें बाहर कर देना है। तो इसके अंदर ई के साथ कुछ भी है तो ई का है, यानी कि ई को निकाल कर हमें बाहर करना है। और जैसे भारत से अंग्रेज छोड़कर गए तो अंग्रेजी छोड़कर चले गए, अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो अंग्रेजी छोड़कर चले गए, ऐसे ही ई फॉर अंग्रेज छोड़कर जाएगा इसे, तो अंदर अंग्रेजी छोड़कर जाएगा, यानी कि ई की जगह डी की जगह पर कुछ रिप्लेसमेंट छोड़कर जाएगा, और वो होता है डी की जगह पर डी प्लस ए। ध्यान रखिएगा, ई फॉर अंग्रेज जब बाहर जाएंगे तो कुछ छोड़कर जरूर जाएंगे अंदर, तो क्या रिप्लेसमेंट छोड़कर जाएंगे ये दिमाग में रखना है, डी को डी प्लस ए से रिप्लेस करना है। अगर ई की पावर ए जेड है तो यहाँ ए जेड से कंपेयर करें ई की पावर से, तो ए 1 है, आई है, तो डी को रिप्लेस करेंगे डी प्लस आई से, तो यहाँ आ जाएगा डी प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस 1, और बाकी बचा क्या, जेड वो लिखना है। ये रूल हमने पढ़ा था ना, ये 1 अपॉन एफ डी इंटू ई की पावर ए जेड इंटू ए जेड इंटू वी एक्स की फॉर्म है। तो हमें क्या करना होता था कि ई की पावर को निकाल कर हम बाहर कर देते, और डेरिवेटिव ऑपरेटर में डी को डी प्लस ए से रिप्लेस करके बाकी बचे वी जेड के साथ हम सॉल्व करते थे, तो वो वाला केस है। तो यहाँ पर हमने यही किया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ध्यान रखिएगा ये लिखना पड़ेगा कि ई की इमेजिनरी पार्ट ऑफ हर स्टेप तक लास्ट तक, क्योंकि PI पूरे के इक्वल नहीं है, इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो पहले इस टोटल को हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 2ID और आई स्क्वायर आएगा -1 और +1 कैंसिल, तो ये बच जाएगा हमारा। उसके बाद ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आ गया, और इसके लिए PI सॉल्व करने के लिए हमने पढ़ा था, अगर पोलिनोमियल यानी कि x की पावर या z की पावर की फॉर्म में PI सॉल्व करना है तो हमने पढ़ा था अपोन में जो d की लोएस्ट पावर वाली टर्म है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें पावर d की 2 है, इसमें 2ID है, तो इस पूरी टर्म को साइन के साथ अपोन में कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2ID को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाई, जिसे कॉमन लिया उससे अंदर दोनों में डिवाइड करना। तो 2ID कॉमन लिया तो इसमें दोनों में डिवाइड हो जाएगा 2i से d से, तो 2ID से डिवाइड होगा तो ये होगा d अपॉन 2i, यहाँ पर 2ID से डिवाइड होगा तो +1 इंटू जेड।
फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो भी वैल्यू आई है इसे न्यूमरेटर में ले जाना है और ध्यान रखना है कि इसका 1 पहले लिखना है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 पहले लिखना है, मतलब न्यूमरेटर में जब ले जा रहे हैं 1/2 तो था ही, और इसे हम ले जा रहे हैं तो 1 + d/2i लिखेंगे की पावर -1। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था ये बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंशन 1 + t की पावर -1 है, तो इसका बाइनोमियल सीरीज होता है एक्सपेंशन 1 - t + t² - t³ + 1, है ना। तो यहाँ पर सेम ऐसा ही बन रहा है, और t की जगह पर कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है d/2i। तो ये सीरीज़ हम एक्सपेंड कर देंगे, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर i z 1/2id, और इसमें एक्सपेंड करेंगे सीरीज़ को, तो t की जगह पर d/2i रख देंगे, तो क्या आएगा 1 - d/2i, और आगे फिर हायर डिग्री की टर्म आएगी। मैंने बताया था कितनी पावर तक बस सॉल्व करना है, इसकी पावर 1 तक सॉल्व करेंगे क्योंकि बाहर z की पावर 1 है। अगर 2 होती तो 2 तक सॉल्व कर दें सीरीज़ को। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर i z, और ये 1/2id। अब इस z को अंदर इंटू कर देंगे, तो जैसे ही इंटू करेंगे 1 के साथ z को तो z आएगा -dz/2i आएगा, और आगे डेरिवेटिव हायर ऑर्डर आएंगे z के, एक से ज़्यादा टाइम डेरिवेटिव वो सब जीरो हो जाएंगे। इजिकल टू हमारा आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर i z 1/2id, और ये यहाँ पर z माइनस d किसको रिप्रेजेंट कर रहा था डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z को, तो dz किसको रिप्रेजेंट करेगा dz/dz को, जो कि कितने के इक्वल होगा 1 के, तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, तो 1/2i, और आगे सारी टर्म जीरो है, तो इसका मतलब किस्सा यहीं समाप्त हो जाएगा। अब 1/d बचाइए, 1/d, तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर i z/2i, और 1/d होता है क्या, इंटीग्रेशन। जैसे d रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव d/dz को, 1/d रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन को, तो z माइनस 1/2i का यानी कि हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर i z/2i, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z का होगा z²/2, और इसको अंदर ले जाएंगे तो dz का हो जाएगा z/ में कांस्टेंट 2i था ही हमारे पास। अब हमें पी सॉल्व करना था, तो पी सॉल्व कब तक करना होता है, जब तक डी ना रिमूव हो जाए। तो डी तो रिमूव हो गया, ये वैल्यू आ गई, पर ये पूरा पी नहीं है, पी इसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तो इसको इमेजिनरी पार्ट रियल इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना होगा। और उसके लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, जब तक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib की फॉर्म में नहीं आता, हम उसमें रियल इमेजिनरी पार्ट नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि a+ib में आ गया तो रियल पार्ट होता है वो जिसमें आयोटा नहीं है, यानी कि इसका रियल पार्ट हो जाएगा a। इमेजिनरी पार्ट पूछेगा तो वो होगा जिसमें आयोटा इनटू में है, तो इमेजिनरी पार्ट b हो जाए। तो इसका पता करना है, तो ये a+ib की फॉर्म में नहीं है, यानी कि आयोटा ऊपर होना चाहिए, आयोटा डिवाइड में है, तो इसे हटाने के लिए, ऊपर लाने के लिए हम e की पावर i z है अपॉन i 2i है, तो i से इंटू और डिवाइड कर देते हैं, ये z²/2 माइनस z/2i। अब ये आयोटा आयोटा इंटू होकर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर i z, आयोटा आयोटा इंटू हो गया आयोटा स्क्वायर, जो कि -1 के इक्वल होता है i स्क्वायर, तो -2 आ जाएगा, और ये ऊपर वाला i हम अंदर ले जा रहे हैं, तो z²i/2 आ जाएगा, और ये माइनस i से i जब इंटू अंदर आएगी तो i से i कट जाएगा, तो ये z/2 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब इसमें से पी इसके इक्वल नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए a+ib की फॉर्म होनी चाहिए, तो ये तो a+ib की फॉर्म है, ये a+ib की फॉर्म, तो पर ये वाली नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है पर ये a+ib की फॉर्म में नहीं, तो इसे आइलर फार्मूले से हमने ऊपर पढ़ा था, e की पावर i थीटा होता है cos थीटा + i sin थीटा, तो e की पावर i z को वापस क्या लिख सकते हैं, cos z + i sin z। इसी को तो स्टार्टिंग में हमने e की पावर i z लिखा था, अब e की पावर i z को वापस ये लिख दिया, z²/2 आयोटा माइनस z/2। अब इन दोनों की इंटू कर लेंगे तो a+ib की फॉर्म बन जाएगी, और हम उसमें से इमेजिनरी पार्ट ढूंढ पाएंगे, तो -1/2 दोनों की इंटू करेंगे इन दोनों की, तो क्या आएगा -z/2 cos z, और -z²/2 sin z, प्लस आयोटा अगर हम कॉमन ले तो ये आएगा हमारा -z/2 sin z, इन दोनों की इंटू से आयोटा वाली टर्म आएगी, आयोटा कॉमन ले लिया, और इनकी इंटू से आयोटा वाली टर्म आएगी, आयोटा कॉमन ले लिया, तो प्लस z²/2 cos z। अब इसमें से a+ib की फॉर्म ये बन चुके हैं, ये टोटल a+ib, तो
तो हमें इमेजिनरी पार्ट देखना है। तो इमेजिनरी पार्ट होता है जो आयोटा के इनटू में है। तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट जो इसका निकल कर आएगा वो आएगा, एक तो -1/2 बाहर था ही, और इमेजिनरी पार्ट ये आ जाएगा -z/2 sin z प्लस z² 2 cos z। इसको -1/2 को कॉमन ले तो ये आ जाएगा, 1/2 को कॉमन ले तो 1/4 z sin z माइनस z² cos z। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, किसकी वैल्यू आ जाती है, ये हमारी वैल्यू आ जाती है पी आई की वैल्यू आ जाती है -z² प्लस z/4 sin z। अब y हमें चाहिए था, तो y किसके इक्वल होता है भाई कांस्टेंट क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, CF प्लस पी आई। तो यानी कि y हो जाएगा, CF हमारा क्या था, C1 cos z प्लस C2 sin z, ये हमने CF निकाला था, और पी आई हमारा ये आ गया 1/4 z sin z माइनस z² cos z। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा भाई, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए तो हमें आंसर y और x में चाहिए। तो वापस पुट कर देंगे x z किसके इक्वल था भाई, log x के, वो रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही हम z इक्वल टू log x रिप्लेस करेंगे तो y आ जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन C1 cos log x प्लस C2 sin log x प्लस 1/4 log x sin log x माइनस log x का होल स्क्वायर इंटू कॉस, जेड की जगह पर log x रख रहे हैं तो log x cos log x। तो ये फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कहता है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन x² y डबल डैश प्लस xy डैश माइनस y इजिकल टू x³ e⁻x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने हैं। ये भाई AKTU एग्ज़ाम में, उस समय AKTU UPTU थी, तो इसमें ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें कहता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले हम इसे पहचानें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² y डबल डैश था तो इसे d² y/dx² लिख लिया, xy डैश था तो x dy/dx लिख लिया। अब हमने क्या पढ़ा था भाई कि पहले क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर पहचानना होगा किस टाइप की है, तभी उस पर्टिकुलर मेथड से इसे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हर टर्म में देखें तो x की पावर यहाँ पर 2 है तो इनटू में डेरिवेटिव भी 2 टाइम है, x की पावर यहाँ 1 है तो इनटू में डेरिवेटिव भी 1 टाइम है, यहाँ x की पावर 0 है तो डेरिवेटिव भी 0 टाइम है, यानी कि बिना डिफरेंशिएशन के। तो हर टर्म में पैटर्न फॉलो हो रहा है, जितनी x की पावर उतने टाइम डेरिवेटिव। तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी को क्या कहते हैं, कोची आइलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोची आइलर या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है भाई, जहाँ भी x है उसे e की पावर z से रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ log x है उसे z से रिप्लेस कर देते हैं। ये हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। तो ये रिप्लेसमेंट करने पर x dy/dx रिप्लेस हो जाएगा dy से, x² d² y/dx² रिप्लेस हो जाएगा d × d-1y से। तो ये रिप्लेसमेंट अगर हम गिवन इक्वेशन में करते हैं यहाँ पर, तो इसकी जगह पर आ जाएगा d × d-1y, इसकी जगह पर आ जाएगा प्लस का dy, और ये माइनस y इक्वल टू x की जगह पर यहाँ रखेंगे हम कितना, e की पावर z, तो e की पावर z का क्यूब, और यहाँ पर e की पावर x है, x की जगह पर e की पावर z रखें तो ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू बनती है d² - 1 इंटू वाई इज इक्वल टू d² - 1 इंटू वाई इज इक्वल टू e⁻³ 3z इंटू e की पावर z। ये वैल्यू हमारी बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये बन गई कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको सॉल्व करने के लिए CF चाहिए होगा और PI, और CF के लिए चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए d को m से रिप्लेस करेंगे, y को 1 से, और राइट साइड 0। तो यहाँ से m की वैल्यू निकल कर आती है -1 और +1। दोनों में से किसी में भी आयोटा नहीं है, इसका मतलब दोनों रियल है और दोनों डिफरेंट है। तो एक को m1 बोल दिया, एक को m2। तो CF का फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है C1 e की पावर m1z प्लस C2 e की पावर m2z। अगर दो डिफरेंट रियल रूट है m1 m2 तो ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से m1 m2 की वैल्यू रखें तो क्या आएगा, C1 e की पावर -z प्लस C2 e की पावर +z। तो ये हमारा CF निकल कर आ गया। अब हम PI सॉल्व करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या फार्मूला था, 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन, जो कि हमारे क्वेश्चन में क्या है d² - 1 इंटू राइट साइड टर्म क्या है e⁻³ इंटू e⁻z। अब ये PI का केस क्या बन रहा है देखना पड़ेगा भाई। PI का केस हमने e की पावर ax इंटू वी वाला पढ़ा है। अगर e की पावर ax के साथ कोई भी टर्म अगर इंटू में है तो हमने पढ़ा था कि e एक्स्ट्रा आ गया तो हमें दिमाग में आना e का है, e क्यों आ गया, तो e को निकाल कर हमें बाहर करना है। तो e की पावर 3z को निकाल कर बाहर करना है,
क्योंकि ई की पावर के साथ कुछ और नहीं बैठना चाहिए। ई यहाँ पर अंग्रेज को डिनोट कर रहा है, तो हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि जब अंग्रेज इंडिया छोड़कर गए थे तो अंग्रेजी छोड़ गए थे, तो ऐसे ई फॉर अंग्रेज बाहर गए हैं तो डी की जगह पर क्या छोड़कर जाएंगे, डी प्लस कुछ। और वो प्लस कुछ कहाँ से पता लगेगा, ई की पावर ए जेड से ए को कंपेयर करके। तो ई की पावर ए जेड से कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पर 3 दिख रहा है, तो डी को रिप्लेस करते हैं डी प्लस ए से, तो डी प्लस 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेसमेंट करेंगे, यहाँ पर आएगा डी प्लस 3 का होल स्क्वायर -1, और बाकी बचा यहाँ रखेंगे ई की पावर जेड। यहाँ पर हमने ये वाला रूल लगाया 1/FD इंटू ई की पावर ए जेड इंटू वी जेड वाला केस होता है, तो हम ई की पावर वाली टर्म को बाहर करते हैं, रूल पढ़ा था पीआई का, और जहाँ डेरिवेटिव ऑपरेटर है उसमें डी की जगह पर डी प्लस ए रिप्लेस करते हैं और ई वी जेड के साथ उसे फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो वही रूल यहाँ पर लगाया जिसे मैंने ई फॉर अंग्रेज करके बताया। ई की पावर 3z, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 8 आ जाएगा, ई की पावर z। इसको ई की पावर 3z, अब इसके लिए पीआई निकालना है, और ये केस हमने कोई भी नहीं पढ़ा पीआई का, ई की पावर ए जेड का पढ़ा है पर ई की पावर जेड का नहीं पढ़ा। तो ये जनरल केस का क्वेश्चन हो गया। जनरल केस में हमने क्या डिस्कस किया था, कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है पहले इसके लीनियर फैक्टर करते हैं। तो इसके अगर हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर बोलते हैं d+2 इंटू d+4, और फिर हमने पढ़ा था जैसे ये लीनियर फैक्टर कर लें तो इनको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने का ट्रिक आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ी है कि पार्शियल फ्रैक्शन हमें कैसे करना होता है, उसे मैं शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूँ। तो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा कैसे होता है कि अगर लीनियर फैक्टर है तो उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न में ऐसे लिखते हैं a/d+2 प्लस b/d+4, दोनों अलग अलग फैक्टर लिखते हैं, है ना। अब इसमें a और b को पता करने का प्रयास करते हैं, तो a और b को पता करने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, पहले भी लेक्चर्स में बताई हुई है। तो a पता करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे a पता करना है तो a के अपोन में जो बैठा हुआ है इसको रफ वर्क में ले जाओ और 0 रख दो, और d की वैल्यू पता कर लो। अब ये d की वैल्यू जिसके पार्शियल फ्रैक्शन करें, जिसकी जगह पर ये लिखा है, इतनी जगह पर लिखा है, तो इसमें d की जगह पर -2 रखना है, बस वहाँ नहीं रखना जहाँ 0 बन जाए। तो d = -2 रखेंगे तो ऊपर तो 1 आएगा, नीचे -2 रखने पर यहाँ 0 बन जाएगा, तो यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है d = -2, यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा +2, तो ये आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। अब b पता करना है तो बिल्कुल b के नीचे इसी तरीके से b के नीचे वाली टर्म को 0 रख देंगे d+4 रफ वर्क में, और यहाँ d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। तो ये जो d = -4 है जिसके पार्शियल फ्रैक्शन करने थे इसमें पूरे में रख देंगे, बस वहाँ नहीं रखना जो 0 हो जाए। तो -4 रखेंगे, इसमें कितना आएगा, ऊपर 1 आएगा, d की जगह पर -4 रखेंगे, -4 + 2 तो माइनस का 2 आएगा, -1/2 आएगा, और यहाँ नहीं रखना, यहाँ 0 है, तो ये हमारी b की वैल्यू आ गई -1/2 d+4। तो इस तरीके से हमें पार्शियल फ्रैक्शन कर लेने। अभी भी किसी को समझ में ना आया तो इस वीडियो को वापस बैक करके और स्पीड थोड़ा स्लो करके आप देख सकते हैं। तो ई की पावर 3z 1/2 कॉमन अगर लें तो ये बनेगा 1/d+2 ई की पावर z -1/d+4 ई की पावर z। अब इसका पीआई सॉल्व करना है, तो इसको एक एक करके हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, 1/d+2 ई की पावर z वाला पार्ट, इसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हमने पीआई का फार्मूला पढ़ा था, याद हो तो 1/d + अल्फ़ा इंटू क्यू, कोई एक्स का फंक्शन है, पीआई सॉल्व करेंगे तो इसके लिए पीआई सॉल्व करने के लिए अगर d + अल्फ़ा है तो अंदर ई की पावर +α z आएगा, बाहर उसका अपोजिट साइन -α z इंटू क्यू अंदर आएगा। इस तरीके से हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर क्या दिख रहा है 2, तो क्या आएगा +2 है तो ई की पावर +2z अंदर आएगा, ई की पावर -2z बाहर आएगा, और अंदर ये ई की पावर z जो फंक्शन है वो रहेगा। तो ये पीआई होगा, यानी कि अब हमें पीआई सॉल्व करने के लिए इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा। इस इंटीग्रल को मैं यहाँ रफ वर्क में सॉल्व कर लेता हूँ। मान लिया ये इंटीग्रल I क्या बना, ई की पावर 2z ई की पावर z dz। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ ई की पावर z ई की पावर z dz, मैंने ई की पावर 2z को 2 जगह तोड़ लिया, ई की पावर z इंटू ई की पावर z। ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ भाई, इंटीग्रल वही आसानी से कर सकता है जो ये जानता है कि इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन किसे मानकर बन रहा है। किसी को टी मानकर डिफरेंशिएशन उसका dt इंटू में दिख रहा है, ऐसा क्या है इसमें, तो ई की पावर z ऐसा है जिसको टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन ई की पावर z फिर से इसमें दिख रहा है। तो इसलिए लेट कर लेंगे ई की पावर z को टी, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर z का डेरिवेटिव ई की पावर z dz और इधर टी का डेरिवेटिव dt। तो ये इंटीग्रेशन में ये वाला पार्ट ई की पावर z dz ये तो रिप्लेस हो जाएगा किससे, dt से, और बाकी जहाँ भी ई की पावर z बाकी जगह बचा वो टी से रिप्लेस कर देंगे। तो एक तो ये बचा टी से रिप्लेस कर देंगे, एक ये बचा ई की पावर टी।
तो हमारा इंटीग्रेशन टी की पावर टी बने। इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं इंटीग्रेट, या यूवी फार्मूला भी बताया था इंटीग्रेशन का कि दो फंक्शन की प्रोडक्ट है जिसमें से एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो टी की पावर एन की फॉर्म में, तो उसके लिए हमने पढ़ा था इसको यू मान लेते हैं और इसको वी, और इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला था इंटीग्रेशन का भाई? पहले यू एज इट इज़ यहाँ पर लगा देता हूँ, लिख देता हूँ फार्मूला। इंटीग्रेशन अगर हमें करना है u इंटू वी का, और जहाँ पर u हमारा x की पावर n की फॉर्म में है और t की फॉर्म में रेस्पेक्ट में तो t की पावर n की फॉर्म में, तो फार्मूला क्या पढ़ा था? पहले आपको u एज इट इज़ रखना है, v का वन टाइम इंटीग्रेशन, फिर पहली टर्म प्लस नेक्स्ट माइनस, इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता चला जाएगा यानी कि du हो जाएगा एक और बार, और इसका इंटीग्रेशन v1 का एक और बार इंटीग्रेशन v2, पहली टर्म प्लस फिर माइनस फिर नेक्स्ट क्या आएगी प्लस, इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर यू, इसका v2 का फिर से इंटीग्रेशन v3 फिर माइनस, ऐसे ही चलता रहे। तो वो फार्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं। तो यहाँ पर u की जगह पर t है, तो पहले t एज इट इज़ और v का इंटीग्रेशन यानी कि e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, पहली टर्म प्लस नेक्स्ट माइनस, t का डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन बढ़ेगा 1 हो गया और इसका इंटीग्रेशन e की पावर t का ही। नेक्स्ट टर्म में फिर से प्लस माइनस, अगला क्या आएगा प्लस, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा 1 का तो 0 हो जाएगा, तो आगे की टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए यहीं रुक जाना है। अब इसमें से ई की पावर टी अगर कॉमन लें तो ये बना ई की पावर टी टी माइनस वन, और टी हमारा क्या था? टी हमने माना था ई की पावर जेड को, तो वापस रख देंगे टी की जगह पर ई की पावर जेड, तो ई की पावर जेड और ई की पावर जेड माइनस वन, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई इस वाली की। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो इंटीग्रल की वैल्यू आ गई ई की पावर माइनस टू जेड, और ये बना इसकी वैल्यू इंटीग्रल की अभी निकाली हमने ई की पावर जेड इंटू ई की पावर जेड माइनस वन। इसको अंदर इंटू कर दें तो ई की पावर जेड, ई की पावर माइनस टू जेड को अंदर ले जाते तो ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस टू जेड। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है 1/d प्लस टू इंटू ई की पावर जेड। इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेते हैं इसी का ये वाला पार्ट, यानी कि 1/d प्लस फोर इंटू ई की पावर जेड, इसके लिए भी यही सॉल्व करते हैं। तो भाई अभी जो फार्मूला जनरल रूल वाला ये वाला हमने पढ़ा था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर d प्लस अल्फ़ा है तो अंदर ई की पावर प्लस अल्फ़ा जेड आएगा इंटीग्रेशन q, और बाहर ई की पावर माइनस अल्फ़ा जेड। ऐसे d प्लस फोर है तो अंदर ई की पावर फोर जेड आएगा, और ये ई की पावर जेड, और बाहर आएगा इसका अपोजिट ई की पावर माइनस फोर जेड डी जेड। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना होगा। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इसे भी हम रफ वर्क में सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर इसको हम कंसिडर कर लेते हैं I2 इंटीग्रल ई की पावर फोर जेड ई की पावर जेड डी जेड। इसको हमने तोड़ा ई की पावर थ्री जेड ई की पावर जेड इंटू ई की पावर जेड डी जेड। ई की पावर फोर जेड को दो जगह तोड़ लिया, ई की पावर थ्री जेड इंटू ई की पावर। अब यहाँ पर अगर हम ई की पावर जेड को टी लेट करते हैं तो दोनों तरफ डेरिवेटिव करने पर ई की पावर जेड डी जेड इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो ये रिप्लेस करने पर हमारे इंटीग्रल में जहाँ पर भी ई की पावर हमारा जेड डी जेड दिख रहा है इसको तो हम डी टी रिप्लेस कर देंगे, इसके लिए बुक कर दिया। और बाकी जहाँ ई की पावर जेड दिखेगा उसे टी रखेंगे। तो एक तो यहाँ दिख रहा है ई की पावर जेड की पावर थ्री लिख सकते हैं, और ई की पावर जेड है टी तो टी क्यूब हो जाएगा, और यहाँ ई की पावर जेड ये ई की पावर टी हो जाएगा। तो टी क्यूब ई की पावर टी, ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यू वी फार्मूला भी आपको बताया था, जो टी की पावर की फॉर्म में से यू मानेंगे बाकी बचे को वी, और यू वी फार्मूला लगा देंगे। मतलब पहले ये एज इट इज़ इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका लगातार डिफरेंशिएशन बढ़ता चला जाएगा, यू का जो पहली टर्म में आएगा वो अगली टर्म में फिर बढ़ता है, और वी का लगातार इंटीग्रेशन प्लस माइनस अल्टरनेट चलेंगे। तो पहले यू एज इट इज़ फार्मूला बताया था, पहले यू यानी कि टी की पावर वाली टर्म एज इट इज़, वी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, पहली टर्म प्लस नेक्स्ट माइनस, इसका लगातार डिफरेंशिएशन बढ़ाते जाओ और इसका लगातार इनटू में इंटीग्रेशन। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर टी का ई की पावर टी रहेगा, पहली प्लस माइनस फिर अगली प्लस आएगी, इसका फिर से डिफरेंशिएशन बढ़ा दो, थ्री टी स्क्वायर का क्या होगा सिक्स टी, और ई की पावर टी का इसका इंटीग्रेशन बढ़ा दो ई की पावर टी प्लस माइनस प्लस, फिर एक और टर्म आएगी अल्टरनेट माइनस, इसका फिर से डिफरेंशिएशन बढ़ा दो सिक्स, और इसका फिर से इंटीग्रेशन ई की पावर टी का अगली टर्म में फिर सिक्स का डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सभी टर्म में देखें तो ई की पावर टी कॉमन है, वो कॉमन ले लिया, बाकी बचा टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस सिक्स टी और माइनस सिक्स। अब यहाँ पर टी क्या था, टी हमारा क्या किसकी जगह पर रखा था, टी रखा था हमने ई की पावर जेड की, तो टी की जगह पर वापस ई की पावर जेड रखेंगे, तो ई की पावर जेड यहाँ रखेंगे, ई की पावर जेड टी की जगह पर, तो ई की पावर थ्री जेड माइनस थ्री ई की पावर टू जेड
प्लस 6 ई की पावर जेड माइनस 6, ये वैल्यू आ जाएगी। ये यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो जब यहाँ रखेंगे ई की पावर माइनस 4 जेड, इंटीग्रल की वैल्यू है ई की पावर जेड, और ये हमारा बना यहाँ से ई की पावर 3 जेड माइनस 3 ई की पावर 2 जेड प्लस 6 ई की पावर जेड माइनस 6, ये वैल्यू हमारी निकल कर आ जाती है। इसमें से ई की पावर माइनस 4 जेड को अगर मल्टीप्लाई कर दें और ई की पावर जेड को बाहर ही रखें तो ई की पावर माइनस 4 जेड को अंदर ले जाते हैं तो ई की पावर माइनस जेड बचेगा, माइनस 3 ई की पावर माइनस 2 जेड बचेगा प्लस 6 ई की पावर माइनस 3 जेड बचेगा माइनस 6 ई की पावर माइनस 4 जेड बचेगा। तो ये वैल्यू हमारी 1/d प्लस 4 इंटू ई की पावर जेड की वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट ये जो हमें यहाँ पर चाहिए पी आई इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगा इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन में हमें ये माइनस ये दोनों को माइनस करना होगा, दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना होगा। तो इक्वेशन 2 में से 3 को यहीं पर माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन माइनस करेंगे तो यहाँ से 1/d प्लस 2 ई की पावर जेड माइनस 1 जैसे हम माइनस करेंगे इसमें से इसे, तो दोनों में से ई की पावर जेड तो कॉमन दिख रही है इन दोनों में से, और जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। अब माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएंगे, ये माइनस का और ये प्लस का ये सब्ट्रैक्ट होकर बचेगा, प्लस का बचेगा ई की पावर माइनस 2 जेड, दोनों को माइनस करेंगे तो ई की पावर माइनस 2 जेड बचेगा। ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो चुके। अब बाकी सारा यही बचेगा, प्लस माइनस 6 ई की पावर माइनस 3 जेड और ये प्लस 6 ई की पावर माइनस 4 जेड। तो ये वैल्यू हमारी बच जाती है। ठीक है, इसको यूज़ कर लेंगे इक्वेशन 1 में, यूजिंग इन 1 पी आई निकल आएगा। तो पी आई इक्वेशन 1 क्या थी भाई हमारी? इक्वेशन 1 थी हमारी ये वाली, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। तो इसमें ई की पावर 3z/2 बाहर था, बाकी तो यही था जो माइनस करके आया। तो बस यहाँ पर ई की पावर 3z/2 अपॉन रहेगा और बाकी जो ये वैल्यू थी वही रहेगी। तो ये वैल्यू हमारी कितनी है, ये माइनस करके ई की पावर जेड तो बाहर है और ये है ई की पावर माइनस 2 जेड माइनस 6 ई की पावर माइनस 3 जेड प्लस 6 ई की पावर माइनस 4 जेड। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें अंदर हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे ई की पावर 3 जेड से अंदर की साइड, ई की पावर 3 जेड से मल्टीप्लाई करने पर हमारा बनेगा ई की पावर z/2, 3 जेड से मल्टीप्लाई करने पर आएगा ई की पावर z माइनस 6 और प्लस 6 ई की पावर माइनस जेड, ये वैल्यू बच जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब फाइनल हमारा y किसके इक्वल होगा? y इक्वल टू होगा सी एफ प्लस पी आई के। सी एफ हमारा क्या था वो इसमें ऐड कर देंगे, तो सी एफ हमारा था C1 ई की पावर माइनस जेड प्लस C2 ई की पावर प्लस जेड, और पी आई हमारा ये हो गया प्लस ई की पावर z/2 और ई की पावर z माइनस 6 प्लस 6 ई की पावर माइनस जेड। यहाँ पर स्टूडेंट इन दोनों को जब हमने माइनस किया था तो माइनस करने पर यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हुए थे, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 आएगा, 2 ई की पावर माइनस 2 जेड, ये भी 2 आएगा। यहाँ पर भी फिर सॉल्व करने पर आपका कितना बनेगा 2, और इसकी वजह से यहाँ भी 2 आएगा। अब 2 कॉमन लेकर हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर, 2 कॉमन लेकर कैंसिल किया तो ये वैल्यू बन गई। अब इसमें हमें तो आंसर y और x में चाहिए होता है, तो वापस रिप्लेस कर देंगे। ई की पावर जेड क्या माना था हमने? x को माना था, तो वापस x रख देंगे। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C1 इसकी जगह पर x आ जाएगा प्लस C2 इसकी जगह पर x की पावर -1 बनेगा प्लस ये बनेगा ई की पावर x और ये x माइनस 3 प्लस 3/x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन दिस इज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये लास्ट वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने कोची आयलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे लीजेंडर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो दोनों टॉपिक हमारे फिर क्लोज हो जाएंगे।
अगर इसी तरीके से अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर नई नई वीडियोस को आपको देखना है, टॉपिक को सीखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन